रुद्र की बात सुनकर अर्जुन गुस्से में वहां से चला जाता है और रुद्र भी गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं आस्था तो सदमे में ही चली गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका और अर्जुन का रिश्ता इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। वहीं अर्जुन गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से फार्म हाउस चला जाता है। किसी को नहीं पता था कि अर्जुन कहाँ गया है, परी को भी नहीं। वो लगातार उसे कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था और कुछ देर बाद उसका फोन स्विच ऑफ आने लगता है। अर्जुन फार्म हाउस पहुंचकर सीधे पीछे वाले एरिया में जाता है जहां तालाब था। वहां पहुंचकर वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जोर से आस्था का नाम चिल्लाता है, जिससे वहां आस्था का नाम गूंजने लगता है। और फिर अर्जुन ने ऊपर देखते हुए कहा, क्यों, आखिर क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं आप? जिससे भी प्यार करता हूं उसे क्यों हमेशा मुझसे दूर कर देते हैं? पहले मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया और अब उसे दूर कर रहे हैं जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। उसे इतना दर्द दे रहा हूँ जिसे जरा सी तकलीफ में भी नहीं देख सकता। उसका हर एक आंसू सीने में तीर की तरह चुभता है। जिसके साथ जीना चाहता हूँ उसे ही खुद से दूर करने जा रहा हूँ, सिर्फ एक ऐसे वीडियो को देखकर जिसका ये भी नहीं पता कि वो सही है या नहीं। लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं एक बार उनको खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। मैंने खुद को आज से पहले कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया जितना अभी कर रहा हूँ। उसे डाइवोर्स देने जा रहा हूँ जिसे कभी खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा करना होगा। पहले मैं उनको वापस लाऊंगा और फिर आस्था को, लेकिन पता नहीं आस्था इस सब के बाद मुझे माफ भी करेगी या नहीं। और फिर अर्जुन वहां से अंदर चला जाता है। वहीं परी किसी को कॉल करके पूछती है, कुछ पता चला अर्जुन का वो इस वक्त कहाँ है? तो फोन के उस तरफ से एक आदमी ने कहा, नहीं मैडम, कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया है। कुछ देर तक हम उसका पीछा कर रहे थे लेकिन अचानक से पता नहीं वो कहीं गायब हो गया। तो परी ने उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो अचानक से कहीं गायब हो गया? तुम्हें किस काम के लिए रखा है? तुमसे एक आदमी पर ढंग से नजर भी नहीं रखी जाती। और वो गुस्से में फोन काट देती है। वहीं आस्था अपने रूम में बैठी हुई थी, तभी शिवी वहां आती है और शिवी ने आस्था से कहा, मैंने कहा था नादी, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। आपको लगा कि वो सही है, लेकिन नहीं, वो सही नहीं है। वो पहले भी सही नहीं थे और अब भी सही नहीं है। आस्था ने शिवी से कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। आस्था के ऐसा बोलने पर शिवी वहां से चली जाती है। शाम को अर्जुन फार्म हाउस से घर आ रहा था, तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो गाड़ी से बाहर आकर उसे देखने लगता है, लेकिन गाड़ी कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। तो अर्जुन ने गाड़ी के टायर पर लात मारते हुए कहा, बस इसी चीज की कमी थी। और फिर वो किसी को फोन करके दूसरी गाड़ी लाने के लिए बोलता है और वहीं खड़े होकर वेट करने लगता है। तभी एक गाड़ी आकर अर्जुन के पास रुकती है और उसमें से वही डॉक्टर बाहर आती है जो उस दिन आस्था को देखने गई थी। डॉक्टर ने अर्जुन के पास आकर कहा, मिस्टर राठौर, आप यहाँ सब ठीक तो है? अर्जुन ने कहा, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी बस, और कुछ नहीं। डॉक्टर ने कहा, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कॉल कर दिया है, मेरी गाड़ी आ रही है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए फिर ठीक है। ये बोलकर डॉक्टर वहां से जाने लगती है और फिर रुककर अर्जुन से कहती है, वैसे मिस्टर राठौर, आई होप कि आप अपनी वाइफ का प्रॉपर्ली ख्याल रख रहे होंगे। ऐसी हालत में उनका स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, इससे माँ और बच्चे दोनों पर बुरा असर होता है। प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। अर्जुन को समझ नहीं आता कि डॉक्टर किस बारे में बात कर रही है। तो अर्जुन ने डॉक्टर से कहा, मैं समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? डॉक्टर ने अर्जुन से कहा, मिस्टर राठौर, मैं आपकी वाइफ की बात कर रही हूँ। क्या उन्होंने आपको बताया नहीं है कि वो माँ बनने वाली है? उस दिन जब वो बेहोश हुई थी तब मैं उनका चेकअप करने आई थी, तो उन्होंने मुझसे मना किया था कि मैं किसी को ये बात ना बताऊं। वो सबको सरप्राइज देना चाहती हैं, मुझे लगा उन्होंने बता दिया होगा। अर्जुन ने डॉक्टर से कहा, शायद उसने कुछ और प्लान किया होगा। वैसे थैंक यू डॉक्टर मुझे बताने के लिए, अगर आप ये बात नहीं बताती तो शायद मुझे देर से पता चलता। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैंने मिसेज राठौर का सरप्राइज एक्सपोज कर दिया। अर्जुन ने कहा, दैट्स ऑक डॉक्टर। तभी अर्जुन का ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर वहां आ जाता है। ड्राइवर के साथ परी भी आई थी। गाड़ी देखकर डॉक्टर अर्जुन को बाय बोलकर चली जाती है और अर्जुन जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर को दूसरी गाड़ी ठीक करवाने का बोल देता है। जैसे ही अर्जुन गाड़ी में बैठता है वैसे ही परी उससे पूछती है, अर्जुन तुम कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और वो डॉक्टर यहाँ क्या कर रही थी और उसने तुमसे क्या कहा? परी के पूछने पर अर्जुन ने कहा, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो वो मुझे घर ड्रॉप करने का बोल रही थी और कुछ नहीं। और रही बात जाने की, तो मैं हर जगह तुम्हें बताकर नहीं जा सकता, समझी? अर्जुन की बात सुनकर परी चुप हो जाती है। अर्जुन गाड़ी स्टार्ट कर देता है और घर की तरफ दौड़ा देता है। जब से अर्जुन को पता चला था कि आस्था मां बनने वाली है तब से उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अर्जुन काफी खुश था, उसका मन कर रहा था कि वो जाकर अभी आस्था को गले लगा ले, लेकिन वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था।
अगर वो ऐसा कुछ करता है तो वो लोग उसे फिर से ब्लैकमेल करेंगे। कुछ देर में अर्जुन घर पहुंच जाता है तो देखता है सब लोग हॉल में ही बैठे थे। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है तो चारों तरफ आस्था को ढूंढने लगता है, लेकिन आस्था उसे कहीं दिखाई नहीं देती तो वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। अर्जुन अपने रूम में पहुंचता है और दरवाजा बंद कर लेता है और जाकर बेड पर बैठकर खुद से कहा, अब बस बहुत हुआ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन प्लान बनाने से पहले मुझे आस्था से बात करनी पड़ेगी। उसके बिना ये सब पॉसिबल नहीं होगा और अब मैं उसे और ज्यादा दर्द नहीं दे सकता। इस वक्त उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी मैं उसके साथ नहीं हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे भी करके आस्था से बात करनी पड़ेगी। वहीं परी अपने रूम में थी, तभी उसे एक कॉल आता है तो वो कॉल उठा लेती है। उसके कॉल उठाते ही उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसने कहा, मैं आ रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ये बोलकर वहां से अर्जुन के रूम में जाती है। रूम के बाहर पहुंचकर डोर नॉक करती है तो अर्जुन दरवाजा खोलता है। परी को देखकर अर्जुन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा दबाकर रह जाता है। अर्जुन को देखकर परी ने कहा, मुझे पता है अर्जुन तुम इस वक्त काफी गुस्से में हो, लेकिन मैं क्या करूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं जानती हूँ तुम्हें कितना बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, मुझे जैसा कहा जा रहा है मैं वही कर रही हूँ। अर्जुन ने गुस्से में कहा, अपना सॉरी अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। परी ने अर्जुन से कहा, वैसे मैं तुम्हें ये बताने आई थी, आज मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगी, तो प्लीज तुम कुछ गड़बड़ मत करना जिससे तुम्हें ही प्रॉब्लम हो। परी की बात सुनकर अर्जुन खुश हो जाता है और उसका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देता है। और फिर अर्जुन ने परी को गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम कहीं भी जाओ, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और रही बात गड़बड़ की तो डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे भी पता है अगर मैंने कुछ किया तो मैं क्या खो सकता हूँ, तो तुम बेफिक्र होकर जाओ। अर्जुन की बात सुनकर परी वहां से चली जाती है। परी के जाते ही अर्जुन आस्था से मिलने का प्लान बनाने लगता है। अर्जुन को किसी भी हाल में आस्था से मिलना था, लेकिन उसके लिए उसे एक प्रॉपर प्लान चाहिए था। उस प्लान के लिए उसे रात होने का वेट करना था। अर्जुन अपने रूम में बैठकर बेसब्री से रात होने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास अमन का कॉल आता है तो अर्जुन अमन से बात लगता है। अर्जुन अमन को और तनु को राजस्थान आने के लिए बोल देता है। अब उसे अपने दोस्तों की जरूरतों थी, इसलिए वो उन्हें ये बोलकर बुला लेता है कि उसे यहाँ कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है। अमन से बात करने के बाद अर्जुन अपने प्लान पर शुरू हो जाता है। जैसे ही रात होती है वैसे ही अर्जुन महल की लाइट बंद कर देता है और वहां से चुपके से आस्था के रूम की तरफ चला जाता है। जब अर्जुन आस्था के रूम की तरफ जा रहा था तभी शिवराज जी अपने रूम से बाहर आते हैं और शिवराज जी ने एक सर्वेंट को आवाज देते हुए कहा, रमेश जरा देखो ये लाइट को क्या हुआ। अर्जुन उनसे छुपते हुए वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में कोई ना कोई आ रहा था, जिन्हें देखकर अर्जुन ने खुद से कहा, इन लोगों को भी अभी ही रूम से बाहर आना है, वैसे भी ये सब इतना मुश्किल है, ऊपर से ये सब लोग। अर्जुन जैसे तैसे करके आस्था के रूम की बालकनी में पहुंच जाता है। बालकनी में किसी की आहट सुनकर आस्था डर जाती है तो वो घबराते हुए बालकनी की तरफ जाते हुए पूछती है, कौन है वहाँ। और फिर वो वहाँ एक फ्लावर पॉट उठाकर आगे बढ़ते हुए फिर से पूछती है, कौन है वहाँ। देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे कमजोर मत समझना। आस्था के इतना बोलने पर भी कोई रिएक्शन नहीं आता। अब आस्था को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है जो उसी की तरफ आ रहे थे। अब तो आस्था को और ज्यादा डर लगने लगा था। तभी एकदम से कोई बालकनी से बाहर आता है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो आंखें बंद करके अपने हाथ में लिया हुआ पॉट उसके सिर पर मारने वाली होती है। तभी अर्जुन एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है, दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है और फिर धीरे से हल्की रोशनी में अर्जुन का चेहरा दिखाई देता है। अर्जुन को वहां देखकर आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो अर्जुन की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन छूट नहीं पाती। तभी आस्था के रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। आस्था अर्जुन की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन छूट नहीं पाती क्योंकि अर्जुन की पकड़ काफी मजबूत थी। तभी कोई रूम के बाहर नॉक करता है तो अर्जुन ने आस्था से कहा, मैं तुम्हारा मुंह खोल रहा हूँ, प्लीज चिल्लाना मत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सब जो हो रहा है वो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मुश्किल से मौका मिला है, प्लीज मेरी बात सुन लो। ये सब अर्जुन एक सांस में बोल देता है। तभी शिवी की आवाज आती है, दी आप ठीक तो हो। अर्जुन आस्था के मुंह पर से हाथ हटा लेता है तो आस्था ने शिवी से कहा, हाँ शिवी मैं ठीक हूँ। तभी रुद्र पूछता है, तो भाभी आप चीखी क्यों। आस्था ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, वो एक बहुत बड़ा कॉकरोच आ गया था और कुछ नहीं, अब वो चला गया, तुम लोग भी जाकर सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। आस्था की बात सुनकर वो लोग वहां से चले जाते हैं और फिर आस्था ने अर्जुन को धक्का देकर अपने आप से दूर करते हुए कहा, बोलिए क्या बात करनी है आपको, अब कौन सा झूठ सुनाने आए हैं आप। अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था मैं कोई झूठ सुनाने नहीं आया हूँ, तुम्हें पता भी है जब मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचता हूँ तो मुझे कितना दर्द होता है।
मैं इतना मजबूर हूँ कि अपना दर्द किसी से बांट भी नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है कि जब उस दिन परी ने सबके सामने ये कहा कि वो और मैं शादी करने वाले हैं, तो मुझे गुस्सा नहीं आया होगा? जब तुम बेहोश हुई तो क्या मैं तुम्हारे पास आना नहीं चाहता था? और आज जब मैंने डाइवोर्स के लिए बोला तब मुझ पर क्या बीती होगी ये तुम नहीं जानती। मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है, लेकिन ये सब करने के लिए मैं मजबूर था। ट्रस्ट में आस्था, तुम्हें दर्द देकर मैं भी सुकून से नहीं रहा हूँ। आस्था ने अर्जुन से कहा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी आपकी? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर अर्जुन सिंह राठौर को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। फिर ऐसा क्या हुआ जो आप ये सब करने के लिए मजबूर हो गए, मुझे जानना है। अर्जुन ने कहा, माँ की वजह से। आस्था ने कंफ्यूज होते हुए कहा, माँ की वजह से आपके कहने का क्या मतलब है? अर्जुन ने आस्था से कहा, हाँ माँ की वजह से। माँ उनके कब्जे में है और उन्होंने ही मुझे ये सब करने के लिए बोला था। आस्था ने अर्जुन से कहा, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या आप मुझे पूरी बात बताएंगे? अर्जुन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओह तुम्हें याद है जब हम पार्टी में थे तब मुझे बाबा ने बुलाया था और मैं उनसे मिलने गया था। फ्लैशबैक। अर्जुन ने आस्था को सब बताते हुए कहा, जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो देखा उनके पास कुछ और लोग भी थे। बाबा वहां सिर झुकाए बैठे हुए थे। जब मैंने आवाज दी तब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने उन्हें पूछा तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो परी हमारी परी नहीं है, वो कोई और है जो परी बनकर यहाँ आई है। तभी परी भी वहां आ जाती है और कहती है, ओ तो तुम्हें सब पता चल ही गया। अच्छा हुआ तुम लोगों को सब पता चल गया, अब तुम लोगों के सामने ये नाटक तो नहीं करना पड़ेगा, वरना मैं तो ये नाटक करते करते थक गई हूँ बस अब, और ये नाटक नहीं करना पड़ेगा। परी की बात सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाते हुए पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ किस मकसद से आए हो, क्या चाहती हो? तो परी ने उसी तरह अर्जुन को देखते हुए कहा, तुमसे शादी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही हो? परी ने अर्जुन से कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, तुम्हें ही पता नहीं क्यों बकवास लग रही है। मैं तो तुमसे सच में शादी करना चाहती हूँ। अर्जुन ने परी से कहा, ओ रियली, और तुम चाहोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, तो तुम ये सपने देखना बंद करो। परी ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं कोई सपने नहीं देख रही, मैं तो तुम्हें हकीकत बता रही हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे, और रही बात तुम्हारी बीवी की तो तुम उसे खुद छोड़ोगे। अर्जुन ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। परी ने अर्जुन से कहा, अच्छा तो तुम अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करते हो अपनी बीवी से, है ना? इसीलिए बीवी को छोड़ने की वजह माँ को मरने दोगे? अर्जुन ने परी से कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी माँ नहीं है, वो बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। तो तुम किसी और को मोहरा बनाकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो तो भूल जाओ, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। परी ने अर्जुन से कहा, मैं किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही माँ की बात कर रही हूँ, तुम्हारी अपनी सगी माँ की। देखना चाहोगे उन्हें? 1 मिनट। और फिर वो अपना फोन निकालकर एक वीडियो अर्जुन के सामने रख देती है। उस वीडियो को देखकर एक पल के लिए अर्जुन इमोशनल हो जाता है। फिर अर्जुन ने अपने आप को संभालते हुए परी की तरफ देखकर कहा, अर्जुन सिंह राठौर को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं इस वीडियो पर यकीन कर लूंगा? ये फेक भी हो सकता है। परी ने अर्जुन से कहा, जानती हूँ तुम इतनी आसानी से यकीन नहीं करोगे, तभी तो तुम्हारे लिए एक और सबूत है। फिर वो किसी को वीडियो कॉल करती है। कॉल उठने के बाद वो उस औरत को दिखाने के लिए बोलती है। जैसे ही उधर से वो लोग दिखाते हैं वैसे ही परी फोन अर्जुन को दे देती है। जैसे ही अर्जुन फोन की स्क्रीन देखता है शॉक रह जाता है, क्योंकि वो औरत सच में उसकी माँ थी। अर्जुन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उसका दिमाग तो एकदम से ब्लैंक हो गया था। तभी अचानक से परी अर्जुन के हाथ से फोन ले लेती है। परी के फोन लेते ही अर्जुन ने गुस्से में परी का गला पकड़ते हुए कहा, मेरी माँ कहाँ है? अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परी ने अर्जुन से कहा, अभी तो उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो उन्हें बहुत कुछ हो सकता है, तो सोच लो। ये सुनकर अर्जुन ने परी का गला और जोर से दबाते हुए कहा, तुम जो चाहती हो वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। परी ने अर्जुन से कहा, मार दो, लेकिन ये जरूर जान लो अगर तुमने मुझे मारा तो वो लोग तुम्हारी माँ को भी मार देंगे और इस बार वो सच में तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ये सुनकर अर्जुन परी का गला छोड़ देता है और अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे क्या करना होगा? परी ने मुस्कराते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझसे शादी और अपनी बीवी को डाइवोर्स। फ्लैशबैक एंड। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने अर्जुन से कहा, तो ये बात आप मुझे पहले भी बता सकते थे, तो मैं भी आपकी हेल्प करती। अर्जुन ने आस्था से कहा, कब बताता, बताने का मौका ही नहीं मिला, उस दिन से उसके लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं।
तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। आस्था ने अर्जुन से कहा, तो आज कैसे आ गए? अर्जुन ने आस्था से कहा, आज परी घर पर नहीं है और मैंने महल की लाइट का मैन स्विच ऑफ कर दिया है, तो अंधेरे का फायदा उठाकर आया हूँ। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, तो लाइट आपने बंद की है? अर्जुन, हाँ, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। इतना कुछ करने के बाद भी कितनी मुश्किल से पहुंचा हूँ यहाँ। अर्जुन ने आस्था से कहा, हाँ, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इतना कुछ करने के बाद भी कितनी मुश्किल से पहुंचा हूँ। यहाँ सब लोग रात में भी घूमते हैं, रात में भी अपने रूम में आराम से नहीं सोते, उल्लुओं की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, और मेरा भाई तो सच में उल्लू है, उसे तो रात में ही घूमना पसंद है। आस्था ने अर्जुन को ताना मारते हुए कहा, हाँ, वो भी उल्लू है, और आप तो चमगादड़ है जो ऐसे बालकोनी से लटकते हुए किसी के रूम में आते हैं। अर्जुन ने आस्था को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मैं चमगादड़ हूँ? आस्था ने अर्जुन से कहा, हाँ, क्योंकि चमगादड़ ही ऐसे रात में उल्टे लटकते हुए घूमते हैं, जैसे अभी आप घूम रहे हैं। अर्जुन ने आस्था से कहा, ये सब मैंने तुमसे मिलने के लिए किया और तुम मुझे चमगादड़ बुला रही हो। आस्था ने अर्जुन से कहा, तो क्या बुलाऊं, और वैसे भी ये सब अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो इस सब की जरूरत नहीं होती। अर्जुन ने आस्था से कहा ना यार, मौका नहीं मिला, आज तो जैसे तैसे मौका मिला था और तुम मुझसे झगड़ा करने लग गई। मैं यहाँ तुम्हें सच बताने आया था और तुम उल्टा मुझे ही सुना रही हो। आस्था ने अर्जुन से कहा, अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए अब आप माँ को उनके चंगुल से कैसे छुड़ाएंगे? अर्जुन ने आस्था से कहा, उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? आस्था ने अर्जुन से कहा, हाँ जरूर, लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं आपका साथ नहीं, आपका सिर फोड़ दूंगी। अर्जुन ने आस्था से कहा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? आस्था ने अर्जुन से कहा, धमकी नहीं दे रही, बता रही हूँ, अब की बार मैं ऐसे अबला नारी बनकर नहीं बैठूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि ऐसे अबला नारी बनने से कुछ नहीं होता। अगर अब की बार ऐसा कुछ किया तो ये अबला नारी पड़ेगी आप पर भारी, याद रखना। अर्जुन ने आस्था से कहा, ओके, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतने अच्छे डायलॉग भी बोल सकती है। वैसे आस्था, मेरे पास एक प्लान है। आस्था ने अर्जुन से कहा, कैसा प्लान? अर्जुन ने आस्था से कहा, हम एक दूसरे से डाइवोर्स लेंगे। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने उस पर भड़कते हुए कहा, आपका दिमाग खराब है, ये कैसा प्लान है कि हम डाइवोर्स ले लेते हैं? अर्जुन ने आस्था के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे मेरी माँ, भड़क क्यों रही हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, हम सच में डाइवोर्स नहीं लेंगे, डाइवोर्स लेने का नाटक करेंगे। और फिर अर्जुन धीरे धीरे आस्था को अपना सारा प्लान बता देता है। अर्जुन का प्लान सुनने के बाद आस्था अर्जुन के कंधे पर अपना सिर रखकर पूछती है, हमारा प्लान काम तो करेगा ना? अगर ये प्लान काम नहीं किया तो? अर्जुन ने आस्था से कहा, डोंट वरी, हमारा प्लान जरूर काम करेगा, और हाँ, तुम्हें इस हालत में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके खुश रहा करो, वरना हमारे बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। अगर तुम खुश रहोगी तो बच्चा भी खुशमिजाज होगा। अर्जुन की बात सुनकर आस्था हैरान थी, वो तो ये सोच रही थी कि अर्जुन को कैसे पता कि वो प्रेग्नेंट है। आस्था के ऐसे देखने पर अर्जुन ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ? तुम्हें पता है, जब मुझे ये पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो तो मैं कितना खुश था। मन कर रहा था पूरे राजस्थान में मिठाई बंटवाऊं और सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊं कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मन कर रहा था कि तुम्हें गोद में उठाकर घुमाऊं। मैं तुम्हें नहीं बता सकता आस्था की वो कैसी फीलिंग थी, वो फीलिंग बहुत अलग थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं, लेकिन मैं कितना मजबूर हूँ ये बात अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकता। अगर ये बात उन लोगों तक पहुँच गई तो वो तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ करना दे। आस्था ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, हम साथ मिलकर सब ठीक कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए जाए सो जाए, रात बहुत हो गई है। अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था क्या मैं यहीं सो सकता हूँ? बहुत दिन हो गए चैन से सोया नहीं हूँ, तुम्हारी बाहों में सोने की आदत जो लग गई है। आस्था ने अर्जुन से कहा, लेकिन अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्जुन ने आस्था से कहा, डोंट वरी, मैं सुबह होने से पहले चला जाऊंगा, लेकिन तब तक तो चैन की नींद सो सकता हूँ। तो आस्था अर्जुन की बात मान जाती है और फिर अर्जुन आस्था को अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है। तो आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है मैं चैन से सोई हूँ? जब भी मैं सोने की कोशिश करती थी तभी आपकी और परी की एंगेजमेंट की याद आ जाती थी। आप अच्छे से जानते हैं मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। जब मैंने आपको परी के साथ देखा तो मुझ पर क्या बीती थी आप नहीं जानते। तो अर्जुन ने आस्था को शांत करते हुए कहा, शुश, अब बस, अब तुम उस सब के बारे में कुछ नहीं सोचोगी। वो जो कुछ भी हुआ सब झूठ था, तो उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। सुबह सूरज की आती रोशनी से आस्था की आंख खुलती है तो उसकी नज़र अर्जुन के फेस पर जाती है जो सुकून से सो रहा था। पहले तो आस्था अर्जुन को देखकर स्माइल करती है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है तो वो जल्दी से बैठ जाती है और अर्जुन को जगाने लगती है।
लेकिन अर्जुन उल्टा आस्था को खींच कर लेटा देता है और उसे गले लगाकर सो जाता है। अर्जुन की इस हरकत पर आस्था को काफी गुस्सा आ रहा था और आस्था ने अपने आप से कहा, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, सबके पैर पर कुल्हाड़ी लगती है लेकिन इन्हें कुल्हाड़ी पर पैर मरना है। अभी तक नहीं उठे, अगर किसी ने देख लिया तो उस परी को भी पता चल जाएगा, अब मैं क्या करूं। तभी आस्था जोर से अर्जुन के हाथ पर काट लेती है। आस्था के काटने से अर्जुन एकदम से उठ जाता है और उस पर चिल्लाने ही वाला था, तब तक आस्था उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और गुस्से में कहती, क्या कहा था आपने, सुबह होने से पहले ही चले जाएंगे, टाइम देखा है आपने कितने बज रहे हैं, अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आस्था की बात सुनकर अर्जुन चारों तरफ देखता है तो धूप निकल आई थी और सुबह के 9 बज रहे थे। जैसे ही अर्जुन टाइम देखता है तो एकदम से खड़ा हो जाता है और फिर अर्जुन ने आस्था से कहा, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आस्था ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, मैं आपको कब से उठा रही थी, लेकिन उठने की जगह आपने मुझे भी लेटा दिया और आप मुझसे बोल रहे हो अब भुगतो। आस्था के इतना बोलते ही कोई दरवाजे पर नॉक करता है। दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर आस्था और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और आस्था ने अर्जुन पर भड़कते हुए कहा, अब बताइए अब मैं क्या करूं, बाहर कोई खड़ा है और अंदर आप इतने आराम से सो रहे थे, अब तो पक्का मरेंगे। तो अर्जुन ने आस्था को शांत करते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ और जाकर दरवाजा खोलो। तो आस्था ने गुस्सा करते हुए कहा, आप पागल हैं, अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर उस परी को पता चल गया तो वो माँ के साथ कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। तभी फिर से एक और बार नॉक की आवाज आती है। अर्जुन ने आस्था को रिलैक्स करते हुए कहा, तुम रिलैक्स करो और जाकर दरवाजा खोलो, ट्रस्ट मी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन के बोलने पर आस्था जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने रुद्र और शिवी थे। तभी शिवी ने आस्था को देखकर कहा, क्या हुआ दी, आपने इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में। आस्था ने कहा, वो मैं वॉशरूम में थी इसलिए तुम यहाँ, तुम दोनों को कुछ काम था मुझसे। रुद्र ने आस्था से कहा, हाँ भाभी वो आपको नाश्ता देना था। आस्था ने मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं नीचे आकर सबके साथ नाश्ता कर लेती, तुम लोग चलो मैं कुछ देर में नीचे आती हूँ। आस्था की बात सुनकर शिवी और रुद्र खुश हो जाते हैं। वो लोग यही सोचकर खुश थे कि आस्था अपनी मर्जी से बाहर आकर सबके साथ नाश्ता करना चाहती है और वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाते ही आस्था तुरंत गेट बंद करती है। वो जैसे ही गेट बंद करती है तो एकदम से डर जाती है क्योंकि अर्जुन वहीं गेट के पीछे खड़ा था। एकदम से ऐसे अर्जुन के सामने आने से आस्था डर जाती है और आस्था ने अर्जुन के सीने पर मारते हुए कहा, आप पागल हैं क्या, आपने तो मुझे डरा ही दिया, अब आप जाइए, मुझे भी नीचे जाना है। अर्जुन ने कहा, ओके, और फिर अर्जुन ने आस्था के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम्हें याद है ना कि क्या करना है। आस्था ने अर्जुन से कहा, हाँ मुझे पता है, अब आप जाइए, मुझे भी नीचे जाना है। अर्जुन सबसे छुपते हुए आस्था के रूम से बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद आस्था भी नीचे चली जाती है। आस्था को नीचे आते देख सब लोग खुश हो जाते हैं। कुछ लोगों को छोड़कर आस्था आकर सबके साथ नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। तभी अर्जुन भी तैयार होकर वहां आ जाता है और अर्जुन ने आस्था से कहा, तो आस्था तुम तैयार हो ना, तुम्हें पता है ना हमें कहाँ जाना है। आस्था ने नाश्ता करते हुए कहा, हाँ पता है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, इसीलिए तो तैयार होकर आई हूँ। अर्जुन ने आस्था से कहा, गुड, अच्छा हुआ तुम्हें याद है, तो चलो हमें कोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा है, अगर हम आज कोर्ट नहीं पहुंचे तो डाइवोर्स की प्रोसेस में भी देर हो जाएगी। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा मिस्टर राठौर, लेकिन डाइवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप मेरी शर्तें मानते हैं तो मैं डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगी, वरना नहीं। तभी किसी की आवाज आती है, कैसी शर्तें। तो सब लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं तो वो परी थी। परी को देखकर आस्था ने अपनी जगह से उठकर परी के पास जाते हुए कहा, आइए मिसेस फ्यूचर अर्जुन सिंह राठौर, आपका भी यहाँ होना जरूरी है, आपको भी मेरी शर्तों के बारे में पता होना चाहिए। आस्था का ऐसा बिहेवियर देखकर सारे घर वाले शॉक थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आस्था ऐसे भी बात कर सकती है। अभी कल तक तो वो अपने रूम से भी बाहर नहीं आ रही थी और आज इतने कॉन्फिडेंस से अर्जुन से बात कर रही है। आस्था जाकर सोफे पर किसी रानी की तरह बैठ जाती है। अर्जुन और परी को बैठने का इशारा करती है तो वो लोग भी बैठ जाते हैं। फिर परी गुस्से में आस्था से पूछती है, अब बताओगी आखिर तुम चाहती क्या हो। तो आस्था ने वहीं टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास परी को देते हुए कहा, रिलैक्स, अगर तुम इतना गुस्सा करोगी तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर आस्था ने अर्जुन से कहा, हाँ तो मिस्टर राठौर, अगर आपको मुझसे डाइवोर्स चाहिए तो आपको मुझे एलिमनी भी देनी पड़ेगी। परी ने आस्था को देखकर कटाक्ष करते हुए कहा, आ गई तुम अपनी औकात पर, तुम जैसी लड़कियां पैसों के पीछे ही भागती हैं। बोलो कितना पैसा चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ या उससे ज्यादा। आस्था ने परी से एटीट्यूड से कहा, बस तुमने अपने होने वाले पति की इतनी ही कीमत लगाई, मुझे राठौर इंडस्ट्री में 50% की पार्टनरशिप चाहिए। अब इनकी बीवी होने के नाते इनकी प्रॉपर्टी पर मेरा आधा हक बनता है जो मुझे चाहिए। आस्था की बात सुनकर सब लोग शॉक रह जाते हैं, वहीं परी बौखला जाती है।
और परी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी औकात भी नहीं है उस कंपनी में पैर रखने की, और तुम सीधा 50% की पार्टनरशिप मांग रही हो। तो आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी औकात क्या है ये तुम अपने होने वाले पति से पूछ सकती हो, वो तुम्हें बता देंगे। वैसे मैं ही बता देती हूँ, पहले का तो पता नहीं लेकिन इनसे शादी करने के बाद मेरी औकात है, क्योंकि अब मेरे नाम के आगे भी राठौर लगा है और राठौरस की औकात तो होती है। परी ने आस्था को देखते हुए कहा, पता नहीं तुमसे अर्जुन ने कैसे शादी कर ली, तुम तो उसके लायक भी नहीं थी। आस्था ने परी से कहा, अगर लायक नहीं होती तो आपके ये बचपन के दोस्त मुझसे शादी नहीं करते। शायद तुम्हें पता नहीं इन्होंने मुझसे कैसे शादी की थी। इन्होंने खुद मुझसे शादी की थी, मैंने इनसे नहीं कहा था। इन्होंने मुझसे चांस मांगा था मैंने, नहीं तो शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं लायक हूँ या नहीं। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, तो बताइए मिस्टर राठौर, आप मुझे राठौर इंडस्ट्री में 50% के शेयर्स देंगे या नहीं? अर्जुन के कुछ बोलने से पहले ही परी ने गुस्से में कहा, नहीं कभी नहीं, अर्जुन ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो आस्था ने भी सोफे से उठते हुए कहा, ठीक है तो तुम भी डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाना भूल जाओ। ये बोलकर वो वहां से अपने रूम में चली जाती है। आस्था के जाते ही परी भी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है और धीरे धीरे सब लोग वहां से चले जाते हैं। अर्जुन ने वहीं खड़े होकर अपने आप से कहा, वैसे मानना पड़ेगा आस्था, तुमने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है, तुम्हारा ये अंदाज किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। अब देखना ये है कि परी आगे क्या करेगी। और फिर अर्जुन वहां से बाहर चला जाता है। वहीं शिवी आस्था के रूम में चली जाती है। शिवी ने आस्था के रूम में पहुंचकर कहा, दी ये सब क्या है, आप ये क्या कर रही हैं? हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, हम चलते हैं ना यहाँ से, अपने घर खुशी खुशी रहेंगे वहाँ इन लोगों से दूर। आस्था ने शिवी से कहा, नहीं शिवी, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगी। उन्हें बहुत शौक है ना मुझे डाइवोर्स देने का, अब मैं भी उन्हें बताऊंगी कि मुझे डाइवोर्स देना इतना भी आसान नहीं है। शिवी ने आस्था से कहा, दी इसकी क्या जरूरत है, हम चलते हैं यहाँ से। आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं शिवी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, अगर तू जाना चाहती है तो जा सकती है। शिवी ने आस्था से कहा, आपसे ना बहस करना ही बेकार है, और हाँ अगर आप नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी यहाँ। ये बोलकर शिवी वहां से चली जाती है। वहीं परी पागलों की तरह अपने रूम में इधर से उधर घूम रही थी। और परी ने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कल तक जो अबला नारी बनी हुई थी, आज अचानक से उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? कुछ तो करना पड़ेगा वरना बाजी हाथ से चली जाएगी। वहीं रुद्र तो काफी खुश था आस्था को ऐसे देखकर। रुद्र ने खुश होते हुए अनु से कहा, भाभी को ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी है, अब भाई का दिमाग आएगा ठिकाने पर। वो जो ये सब जो कर रहे हैं, शायद अब उन्हें पता चले कि वो गलत कर रहे हैं। अनु ने रुद्र की बात से एग्री होते हुए कहा, हाँ हो सकता है। वैसे भाई आपको बुरा नहीं लगा जब भाभी ने 50% शेयर्स मांगे, क्योंकि उन शेयर्स में आपका भी तो हिस्सा है। और ताजुब की बात यह कि भाई ने भी भाभी को कुछ नहीं कहा। जब भाभी और परी के बीच वो कोल्ड वॉर हो रहा था, तब भाई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस सब का मजा ले रहे हो, उन्हें ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा हो। रुद्र ने अनु से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुझे कोई गलतफहमी हुई है, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अगर भाभी 90% शेयर्स भी मांग लेती तो भी मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। और भाई का मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मजा आ गया। अनु ने रुद्र से कहा, हाँ आज उस परी की शक्ल देखने लायक थी। वो लोग एक दूसरे से बात ही कर रहे थे, तभी अनु का फोन बजता है। तो वो फोन उठाकर देखती है। जैसे ही अनु कॉल देखती है तो परेशान हो जाती है और रुद्र को एक्सक्यूज करके वहां से कॉल उठाने के लिए चली जाती है। और बात करने के बाद अनु ने रुद्र से आकर कहा, भाई वो मुझे बाहर जाना है, कुछ अर्जेंट है, जाना पड़ेगा। रुद्र ने अनु से कहा, क्या हुआ अनु, तू ठीक तो है, इतना परेशान क्यों है? अनु ने कहा, नहीं भाई मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, वो कुछ काम आ गया है, बस शाम को मिलती हूँ। और फिर वो बिना रुद्र की कोई बात सुने वहां से चली जाती है। तो रुद्र ने खुद से कहा, बिना मेरी बात सुने ही चली गई, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। वहीं अनु जल्दी जल्दी में घर से निकलती है, तभी उसकी टक्कर शिवी से हो जाती है और गिरने ही वाली थी, तभी शिवी उसका हाथ पकड़कर बचा लेती है। शिवी ने अनु से कहा, संभल कर देख कर चल यार, और इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? तो अनु बस इतना बोलकर निकल जाती है कि उसे कुछ जरूरी काम है। अनु घर से निकलकर सीधा एक पार्क में जाती है और वहाँ एक लड़के से मिलती है। अनु ने इस लड़के को एक पैकेज देते हुए कहा, आई होप अभी के लिए इतना काफी होगा, अब तुम दोबारा मुझे कॉल करके परेशान नहीं करोगे। तो उस लड़के ने कहा, हाँ अभी के लिए तो काफी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर फिर कॉल करूंगा, आई होप तुम मुझे निराश नहीं करोगी। अनु ने गुस्से में उस लड़के से कहा, और मैं उम्मीद करती हूँ उस बारे में तुमने किसी को नहीं बताया है। तो उस लड़के ने कहा, डोंट वरी, अभी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, और जब तक तुम मेरी जेब भरती रहोगी तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस दिन तुमने पैसे देने से मना कर दिया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उस लड़के की बात सुनकर अनु बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अनु जा ही रही थी, तभी रास्ते में वो किसी से टकरा जाती है। तो अनु ने उस शख्स को देखकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा धैर्य ही था। धैर्य ने अनु से कहा, वो मैं यहाँ अक्सर आया करता हूँ, सोचा नहीं था कि आज आप भी यहाँ मिल जाएंगी। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? अनु ने धैर्य से कहा, वो मैं यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आई थी और अब घर जा रही हूँ। धैर्य ने अनु से कहा, वैसे बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ एक कप कॉफी पी सकता हूँ? धैर्य ने अनु से कहा, वैसे बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ एक कप कॉफी पी सकता हूँ? इसी बहाने हमारी जान पहचान भी बढ़ जाएगी। अनु ने धैर्य को देखते हुए कहा, मैं क्या करूंगी आपसे जान पहचान बढ़ाकर? धैर्य ने कहा, जब तक आप राजस्थान में हैं तब तक हो सकता है आगे आपको हमारी किसी हेल्प की जरूरत पड़ जाए। अनु ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे ये बात सही है, अब मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मुझे राजस्थान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और आप तो यहीं रहते हैं, आपसे बेहतर इस जगह को कौन जानता होगा। कभी भी मुझे कहीं भी जाना होगा तो मैं आपको ही कॉल कर लिया करूंगी, आप तो मुझे पूरा राजस्थान अच्छे से घुमा देंगे। हैं ना? सही कहा ना मैंने, क्योंकि आप तो फ्री हैं, आपके पास तो कोई काम है ही नहीं। धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है कि मैं फ्री हूँ, लेकिन जब भी आप मुझे बुलाएंगी तब मैं आपके पास आ जाऊंगा, आपके लिए तो मैं टाइम निकाल लूंगा। अनु ने हंसते हुए कहा, तो लगता है आपसे जान पहचान बढ़ानी ही पड़ेगी, तो चलिए चलते हैं। वैसे कहाँ ले जाना चाहते हैं आप कॉफी पिलाने? धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं पास में एक कैफे है, वहाँ की कॉफी काफी अच्छी है, वहीं चलते हैं। अनु ने कहा, ओके चलिए। और फिर वो लोग वहाँ से कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। कैफे पहुंचकर वह लोग कॉफी ऑर्डर करते हैं। अनु धैर्य के सामने बैठी हुई थी और ध्यान से उसे देख रही थी। अनु के ऐसे देखने पर धैर्य उससे पूछता है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसी क्यों देख रही हैं? अनु ने धैर्य से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे एक बात बताए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? धैर्य ने अनु से कहा, नहीं, क्यों? अनु ने सरप्राइज होते हुए कहा, कमाल की बात है, इतने हैंडसम बंदे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वैसे लड़कियों ने आपको भाव नहीं दिया या आपने लड़कियों को भाव नहीं दिया? धैर्य ने अनु को देखते हुए कहा, लड़कियां तो बहुत थी, लेकिन मेरे टाइप की नहीं थी, बस इसीलिए किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। और मुझे किसी के साथ टाइम पास तो करना नहीं था, जो किसी को भी गर्लफ्रेंड बना लेता। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की आएगी, वही मेरी गर्लफ्रेंड होगी और वही मेरी वाइफ। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, वाओ, काफी लकी होगी वो लड़की जिसे आपके जैसा लॉयल हस्बैंड मिलेगा। वैसे आपको कैसी लड़की चाहिए? धैर्य ने अनु को देखते हुए कहा, आपके जैसी क्या आप बनेगी मेरी गर्लफ्रेंड? धैर्य के ऐसे एकदम पूछने पर अनु चुप हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी धैर्य ने हंसते हुए कहा, रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ, अब तो घबरा गई। धैर्य के ऐसा बोलने पर तो अनु भी मुस्कुरा देती है। धैर्य ने अनु से कहा, आप बताएं, आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अनु ने धैर्य से कहा, नहीं यार, कोई मिला ही नहीं। धैर्य ने अनु से पूछा, आपको कैसा लड़का चाहिए? अनु ने धैर्य से कहा, छोड़िए ना, अगर मैं बताऊंगी तो आप भी सबकी तरह यही बोलोगे कि ऐसे लड़के तो सपने में मिलेंगे, सपने में ढूंढना, इसलिए रहने दो, अगर मुझे मिल जाएगा तब मैं सबको बता दूंगी। अनु की बात सुनकर धैर्य आगे कुछ नहीं पूछता और कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद अनु ने उठते हुए कहा, अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया, भाई को कुछ देर का ही बोल कर आई थी, आपसे बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला, अब चलती हूँ। धैर्य ने अनु को रोकते हुए कहा, एक मिनट। तो अनु पूछती है, क्या हुआ? धैर्य ने हिचकिचाते हुए कहा, वो अगर मुझे आगे आपसे बात करनी हो तो कैसे करूंगा? अनु समझ जाती है कि धैर्य क्या बोलना चाह रहा है, तो अनु ने हंसते हुए कहा, सीधे सीधे कहिए ना कि आपको मेरा नंबर चाहिए, इतना घुमा फिराकर बोलने की क्या जरूरत है, आप सीधा नंबर मांग सकते थे। धैर्य ने अनु से कहा, वो आज से पहले किसी लड़की से उसका नंबर नहीं मांगा ना, तो इसलिए समझ नहीं आया कि आपसे नंबर कैसे मांगूं। तो अनु ने धैर्य को अपना नंबर देते हुए कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, मैं सिखा दूंगी। वैसे अब हम फ्रेंड तो बन ही गए हैं, और एक फ्रेंड का फर्ज होता अपने फ्रेंड की मदद करना, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। अनु के जाते ही धैर्य ने खुद से कहा, बहुत जल्द अनु तुम हमारे महल में होगी, हमारी कुंवर रानी सा बनकर। उससे पहले ऐसे बहुत से काम है जो करने हैं, उससे पहले मैं आपकी फैमिली के सामने नहीं आ सकता। अगर आपकी फैमिली ने मुझे आपके आसपास भी देख लिया तो वो आपको मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे, और मैं आपको खोना नहीं चाहता। और फिर वो भी वहां से चला जाता है। वहीं शिवी अपने रूम में इधर से उधर घूमते हुए खुद में ही बड़बड़ाई जा रही थी। तभी रुद्र दरवाजे पर खड़े होकर सेब खाते हुए कहा, क्या हुआ मेरी झांसी की रानी, इतना गुस्से में क्यों हो? तुम्हें देखकर लग रहा है अभी एक दो का गला ही काट दोगी, इतना गुस्सा किस बात का है? शिवी ने रुद्र को घूरते हुए कहा, किसी का तो पता नहीं, मगर तुम्हारा गला जरूर काट दूंगी। रुद्र ने शिवी से कहा, अगर तुम मेरा गला काट दोगी तो तुम्हें मेरे अलावा और कोई मिलेगा भी नहीं जो तुम्हें झेल सके, एक मैं ही हूं जो तुम्हें झेल सकता है। शिवी ने रुद्र को देखते हुए कहा, ओ रियली, तुम मुझे झेल रहे हो या मैं तुम्हें झेल रही हूँ? वैसे किसने कहा है मुझे झेलने के लिए? रुद्र ने शिवी को देखते हुए कहा तो किसी ने नहीं है, मैं अपनी मर्जी से तुम्हें झेल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें झेलना मुझे अच्छा लगता है और मैं तुम्हें जिंदगी भर झेल सकता हूँ, आजमा कर देख लो, निराश नहीं करूंगा। शिवी ने चिढ़ते हुए रुद्र से कहा, मुझे किसी को आजमाने की जरूरत नहीं है, समझे?
रुद्र ने शिवी से कहा, क्यों डर लगता है कि कहीं तुम मुझे पसंद करने लगोगी? शिवी ने रुद्र से कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता समझे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ठीक है, आजमा कर देख लो। मैं शर्त लगाता हूँ 15 दिन, सिर्फ 15 दिन काफी है। तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, ये मैं शर्त लगाकर कहता हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो एक मौका देकर देख लो। शिवी ने रुद्र से कहा, मुझे किसी को कोई मौका देने की जरूरत नहीं है समझे। रुद्र ने शिवी से कहा, क्योंकि तुम डरती हो कि तुम्हें सच में मुझसे प्यार ना हो जाए। रुद्र ने अनु से कहा, क्योंकि तुम डरती हो कि कहीं तुम्हें मुझसे सच में प्यार ना हो। शिवी ने रुद्र से कहा, ऐसा कुछ नहीं है। रुद्र ने शिवी से कहा, तो फिर एक मौका दो, अगर तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है तो मौका देने में भी डर नहीं लगना चाहिए। शिवी ने कहा, ठीक है, दिया मौका, वो भी बस 15 दिन के लिए, 16वें दिन ये सब बंद कर देना। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके डन, लेकिन 15 दिन तक जो मैं कहूंगा वही करना होगा। शिवी ने कहा, ठीक है। रुद्र ने कहा, तो फिर ठीक है, अभी तुम रेडी हो जाओ, हम बाहर जा रहे, तुम मेरे साथ डेट पर चल रही हो। शिवी ने थोड़े गुस्से में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ समझे। रुद्र ने कहा, क्यों, क्या हुआ? अभी तो हमारे बीच डील हुई थी कि अगले 15 दिनों तक तुम मेरी बात मानोगे, अब क्या हुआ, डर गई क्या? शिवी ने रुद्र को देखते हुए कहा, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। शिवी की बात सुनकर रुद्र वहां से चला जाता है और शिवी रेडी होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद रुद्र हॉल में बैठकर शिवी का वेट कर रहा था, तभी कुछ देर में शिवी भी रेडी होकर आ जाती है। रुद्र शिवी को देखकर काफी खुश था, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिवी उसके साथ डेट पर जा रही है। शिवी ने रुद्र के पास पहुंचकर कहा, चलिए, या फिर ऐसे ही मुंह फाड़कर देखते रहोगे? अगर चलना नहीं है तो बता दो। शिवी की बात सुनकर रुद्र ने एकदम से कहा, नहीं नहीं, चलना है, चलो। और वो लोग वहां से जाने लगते हैं तो रास्ते में उन्हें परी मिल जाती है। परी ने शिवी को रुद्र के साथ देखकर कहा, क्या बात है, बड़ी बहन को एक भाई ने छोड़ा तो छोटी बहन दूसरे भाई को फंसाने निकल गई। वैसे मुझे तो समझ नहीं आता तुम दोनों बहनें ये सब कर कैसे लेती हो। शिवी ने हंसते हुए कहा, ये तुम बोल रही हो जिसने खुद दूसरे के पति को फंसाया है? कम से कम मैंने किसी के पति को तो नहीं फंसाया। परी ने गुस्से में कहा, मैंने किसी को नहीं फंसाया, अर्जुन और मैं बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम्हारी बहन ने मेरे अर्जुन को फंसाया था समझी। तुम दोनों बहनों को अच्छे से जान गई हूं मैं, तुम दोनों लड़के फंसाने अच्छे से जानती हो। शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी एक टैलेंट होता है जो हर किसी को नहीं आता, और वैसे भी गधों में ऐसे टैलेंट नहीं होते। शिवी की बात सुनकर परी को काफी गुस्सा आता है और परी ने गुस्से में शिवी पर चिल्लाते हुए कहा, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गधा बुलाने की? शिवी ने परी से कहा, मैंने तुम्हें गधा नहीं बुलाया, तुम गधा कैसे हो सकती हो, वो तो मेल होता है, तुम तो फीमेल हो, तो तुम तो। शिवी इतना बोलकर चुप हो जाती है। रुद्र को शिवी की बात सुनकर काफी हंसी आ रही थी, वहीं परी तो गुस्से में पागल हुई जा रही थी। तभी शिवी ने रुद्र से कहा, चले बेबी, या तुम्हें यहीं खड़े होकर दूसरों की बकवास सुननी है? रुद्र को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिवी ने उसे बेबी बुलाया। तभी शिवी ने फिर से कहा, क्या हुआ, चलना नहीं है? रुद्र ने एकदम से कहा, नहीं नहीं, चलना है ना, चलो। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रुद्र ने गाड़ी में पहुंचकर शिवी से कहा, वाह यार, तुमने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी, क्या बात है यार? शिवी ने रुद्र को देखकर कहा, मुझे अच्छे अच्छों की बोलती बंद करना आता है, वो किस खेत की मूली है, उसे लगा कि मैं दी की तरह हूँ जो चुपचाप सब सह लूंगी, मुझे जवाब देना अच्छे से आता है। रुद्र ने शिवी से कहा, वैसे भाभी को जवाब देना अच्छे से आता है, देखा नहीं आज सुबह भाभी ने क्या बोलती बंद की थी परी की, मैं तो फैन हो गया भाभी का। शिवी ने रुद्र से कहा, वो तो है, आज दी ने कमाल कर दिया, लेकिन मुझे उनका ये फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रुद्र ने शिवी से कहा, क्यों? मुझे तो भाभी का ये फैसला बहुत अच्छा लगा, भाभी ने जो कुछ भी किया अच्छा किया, और मैं इसमें भाभी का सपोर्ट करता हूँ। शिवी ने रुद्र को देखते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा दी ने तुम्हारी भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगा है? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, अगर भाभी सारी प्रॉपर्टी भी मांग लेती फिर भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है वो कैसी है, उन्हें मैंने माँ माना है। नाउ भाभी माँ, और उन्होंने भी मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार किया, और माँ जो कुछ भी करती है अपने बच्चे की भलाई के लिए करती है समझी, इसलिए मैं अपनी माँ की तरफ हूँ। रुद्र की बात सुनकर शिवी कुछ सोचने लग जाती है, और वो रुद्र से इम्प्रेस भी होने लगी थी, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। तभी शिवी ने रुककर रुद्र से कहा, अगर तुमने दी को माँ माना है तो उस हिसाब से मैं तुम्हारी मासी हुई ना, और तुम अपनी मासी को डेट पर ले जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? रुद्र ने शिवी को देखकर कहा, भाभी को माँ माना है, तुम्हें मासी नहीं समझी, और आगे से कभी बोलना भी मत, वरना मुंह बंद करना भी अच्छे से आता है मुझे। रुद्र की बात सुनकर शिवी मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखने लगती है, रुद्र भी मुस्कुराने लगता है। दोनों इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए अपनी डेट पर चले जाते हैं। वहीं महल में दो लोगों की एंट्री होती है। वो लोग कोई और नहीं बल्कि अमन और तनु थे। जैसे ही आस्था तनु को देखती है तो सीढ़ियों से भागते हुए आती है और तनु को गले लगा लेती है।
वहीं अर्जुन भी अमन और तनु के साथ घर वापस आ जाता है और जैसे ही वो आस्था को सीढ़ियों पर ऐसे भागते हुए उतरता देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इस वक्त कुछ बोल भी नहीं सकता था। वहीं आस्था की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था उसकी बचपन की दोस्त जो आ गई थी। आस्था खुश होते हुए पूछती है, तनु तू यहाँ कैसे? तनु ने आस्था से कहा, वो सर यहाँ कोई एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ आए हैं। और तू बता तू कैसी है? तनु को नहीं पता था कि यहाँ क्या चल रहा है। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी हूँ, अब तू आ गई है ना तो अब और भी अच्छी हो जाऊंगी। तभी वहां परी आ जाती है और वो अर्जुन से चिपकते हुए पूछती है, अर्जुन ये लोग कौन है? तुम्हारे दोस्त हैं? अर्जुन ने परी को खुद से दूर करते हुए कहा, हाँ दोस्त भी हैं और ऑफिस में काम भी करते हैं। तो अमन अर्जुन से पूछता है, ये कौन है अर्जुन? अर्जुन के जवाब देने से पहले परी बोल पड़ती है, मैं इनकी होने वाली वाइफ हूँ। ये सुनकर अमन और तनु दोनों को झटका लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तनु आस्था से पूछती है, आस्था ये सब क्या है और वो क्या बकवास कर रही है? तू कुछ बोल भी नहीं रही है। परी ने तनु से कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ समझी। तभी आस्था ने तनु को वहां से ले जाते हुए कहा, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब बताती हूँ। तो तनु ने गुस्सा करते हुए कहा, सब बताती हूँ से क्या मतलब है तेरा? आस्था ने तनु से कहा, तू पहले मेरे साथ चलेगी या तुझे यहीं रहकर सब जानना है? और आस्था जबरदस्ती तनु की खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। वहीं अमन ने अर्जुन से कहा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, ऑफिस से रिलेटेड है। तो अर्जुन अमन को अपने साथ स्टडी रूम में ले जाता है। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी पॉइंट चैनल पर।